शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है एक वेबसाइट से संबंधित, जिसका नाम रखा गया है माँ भारती के सपूत वेबसाइट। इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इस वेबसाइट को लाने का उद्देश्य ये है, ऐसे व्यक्ति जिनको लगता है कि हमें दान करने की ज़रूरत है, दान सही जगह आप यदि देना चाहते हैं तो सरकार कहती है आप सैनिकों को दान करिए। कोई सैनिक यदि जिसकी डेथ हो जाती है, घायल हो जाता है, तो उसकी फैमिली को कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए इस कोर्स का यूज़ किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। इसी हिसाब से ये वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। सरकार सैनिक और उनकी फैमिली के बलिदान का सम्मान करने के लिए लोगों से कहती है कि आप दान करिए इस वेबसाइट में जा कर के। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में 14 अक्टूबर 2022 को एक समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ पर सेना में जो हताहत हुए थे या फिर घायल हुए थे उनके लिए एक कल्याण कोष, इस कल्याण कोष को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, AFBCWF, युद्ध हताहत कल्याण कोष इसको बोलते हैं। तो ये कोर्स कहाँ पर मिलेगा आपको? आपको एक वेबसाइट में जाना है, माँ भारती के सपूत .mod.gov.in, और यहाँ पर जाना और यहाँ पर जा कर के आपको दान करना है। बताया जा रहा है ये जो कोर्स बनाया गया है एक त्रिसेवा कोर्स है, मतलब सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक, तीनों प्रकार की सेनाओं के परिवारों को तत्काल हम वित्तीय सहायता अवेलेबल कराएंगे, जो कि सैनिक अभियानों में अपने बलि चढ़ जाते हैं, बलिदान देते हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। देखिए, सरकार वैसे तो कई सारी योजनाएं ऑलरेडी से चला रही है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि भारत के नागरिक, कारपोरेट प्रमुख, इसके अलावा बैंक और उद्योगपति अपना दान सही जगह पर देते रहें। इसे देखते हुए ये वेबसाइट बनाई गई है। ये वेबसाइट लोगों को सीधे फंड में ऑनलाइन योगदान देने में सक्षम बनाती है। अब यदि आप यहाँ पर पैसे दान कर रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, प्रमाण पत्र मिल जाएगा। 1962 और 1971 के बारे में भी कुछ इतिहास बताया जाता है। सशस्त्र बलों को जनता की मदद के साथ साथ गृह मंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल रहा था, इस दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए क्या चालू किया गया था? भारत के वीर पहल चालू करी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अपने सैनिकों को हर संभव मदद देने की परंपरा हमारे देश में शुरू से ही रही है। इसके बाद वाली न्यूज़ भी हम जो है रक्षा मंत्रालय से ही देख रहे हैं, INS तर्कस। हाल ही में हम एक दो दिन पहले भी इस न्यूज़ का डिस्कशन करे थे कि भारत की तरफ से एक समुद्री जहाज एक्सरसाइज करने के लिए साउथ अफ्रीका गया है। उस एक्सरसाइज का नाम है IBS AMAR V7, सातवां, ठीक है, IBS AMR 7। भारत की तरफ से जो समुद्री जहाज गया था उसका नाम है INS तर्कस। कौन कौन सी देशों की सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट की थी? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, दोनों देशों की नेवी, नौसेनाओं के बीच में एक बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल सी एक्सरसाइज IBS AMR का सातवां संस्करण था। ये 10 से लेकर के 12 अक्टूबर 2022 तक साउथ अफ्रीका के किस बंदरगाह पर? गक बिरहा, जिसको हम पोर्ट एलिजाबेथ भी के रूप में भी जानते हैं, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। भारत की तरफ से हमने क्या क्या भेजे थे? गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ठीक है, फ्रिगेट मतलब जो लड़ाकू हमारे वाहन रहते हैं, INS तर्कस गया था। इसके अलावा एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस स्पेशल फोर्स भी यहाँ पर गए हुए थे। ये जो एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य है समुद्रवर्ती संबंधों को मजबूत करना। एक समुद्री देश दूसरे पड़ोसी देश के साथ में अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को मजबूत करता है। इसके साथ साथ में जो सैन्य अभियान है, तो एक देश अकेला ना एक्सरसाइज करके कई सारे देश मिलकर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब की ट्रेनिंग को बढ़ावा देना इसके प्रमुख उद्देश्यों में आता है। समुद्री जो अपराध हो रहे हैं उनसे कैसे करके हम निपट सकते हैं? संचार की समुद्री लाइनों को सुरक्षित करना, समुद्र के माध्यम से जो संचार हो रहा है उनको भी सुरक्षित करना। इसके अलावा समुद्र में सामान्य विकास को आगे बढ़ाने के लिए
अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यहाँ जो एक्सरसाइज का नाम नाम रखा गया है ना, उसको शॉर्टकट में हम IB समर बोल रहे हैं। IB से समर मतलब I इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, S फॉर साउथ अफ्रीका, M मतलब मैरीटाइम, ठीक है। तो IBSAMR, यहाँ से इसका पूरा पूरा फुल फॉर्म हमने निकाल लिए हैं। IB समर के एक्सरसाइज की यदि हम बात करें तो पुरानी जो एक्सरसाइज थी, प्रीवियस जो एडिशन रहा था IBSAMR का 6वां संस्करण, इसको कंडक्टेड कराया गया था कहाँ पर? सिमंस टाउन, साउथ अफ्रीका 2018 में। इसके अलावा यदि हम बात करें इंडिया की कुछ और भी अदर मैरीटाइम एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कतर, जापान। जापान के साथ में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है, कतर के साथ में जायर अल बहर है, सिंगापुर के साथ में सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाईलैटरल एक्सरसाइज जिसको सिम बैक्स बोलते हैं, इंडोनेशिया के साथ में समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है, यूके के साथ में कॉन्कर्ड शक्ति है, और थाईलैंड के साथ में क्या है? इंडो थाई कॉर्पेट, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं द हिंदू की तरफ, देख लेते हैं प्रमुख खबरों को। तो द हिंदू की जो पहली खबर आई है वो किसानों की समस्याओं को लेकर के आई है कि भारतीय किसान आज के टाइम में कौन कौन सी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। देखिए, कभी बहुत ज़्यादा पानी गिर जाता है, कभी पानी टाइम पर नहीं गिरता है, ठीक है। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी खड़ी फसल गिर जाती है। ऐसे बहुत सारे रीजन है, प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसान लोग करते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है, जिस हिसाब से उनको नुकसान होता है उतना नुकसान की भरपाई सरकार नहीं कर पाती है। मतलब कि उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार सही तरीके से नहीं कर पाती है। जितना उनको मिलना चाहिए भुगतान, उतना मुआवजा सरकार दे नहीं पाती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो हम पार्टिकुलर बात करने वाले हैं इस बार धान की फसल की। तो वर्षा ने कितना ज़्यादा प्रभावित किया है धान के किसानों को। हम बात कर रहे हैं पानीपत हरियाणा वाले सेक्टर की। एक किसान है पदम सिंह, ठीक है। पहले ये सरपंच भी हुआ करते थे हुल्ला हेरी विलेज के सोनीपत में, ठीक है। ये हैं, इसके अलावा इनके रिलेटिव हैं वीरेंद्र सिंह और कुछ भी ऐसे किसान हैं, ठीक है। ये क्या काम किए, 108 एकड़ ज़मीन ले लिए फार्मिंग लैंड, ताकि हम क्या कर सकें, पैडी का कल्टीवेशन कर सकें। उनको ये आशा थी कि हमें काफ़ी कुछ प्रॉफिट होने वाला है, इसमें लगभग हमें प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 पर एकड़ आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इनपुट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। इन्होंने जितनी भी लागत लगाई है उसको माइनस करने के बाद भी इनको एक एकड़ में 30,000 रुपये का मुनाफा होने वाला था। लेकिन पानी ऐसा गिरा पिछले 2 हफ्ते में कि इनकी जो भी आशा थी वो पूरे पूरे सपने चकनाचूर हो गए थे। इनका कहना है कि हमने लगभग 50% खड़ी फसल को खो दिया है, मिस्टर पदम सिंह ने कहा था, ठीक है। फार्मर्स इन पानीपत एंड सोनीपत, द टू डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा नियर दिल्ली, कल्टीवेट पैडी इन अराउंड 1.5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। यदि आप फार्मर्स को देखोगे पानीपत और सोनीपत के, ये दिल्ली और हरियाणा के किनारे पर ही पड़ते हैं। हरियाणा के ये डिस्ट्रिक्ट हैं, दिल्ली के किनारे में पड़ता है। तो जो पैडी का कल्टीवेशन है लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में होता है। ये जो एरिया है ये कंट्रीब्यूट करता है काफ़ी हैवी रूप से कंट्री के फूड ग्रेन स्टॉक में और एक्सपोर्ट के मामले में। पार्टिकुलर बासमती राइस का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद फिर बाहर भी इस राइस को बेचा जाता है। इसके बाद बात करें तो किस प्रकार से रेट में गिरावट देखने को मिली है। पदम पदम सिंह मैनेज टू सेल द अर्ली लॉट एट 3800 पर क्विंटल, ठीक है। इसका जो शुरू शुरू का जो लॉट था वो किस दाम में बिका है, 3800 पर क्विंटल के हिसाब से बेचा है। जैसे ही पानी गिरा ये जो रेट है ना डाउन हो गया, कितना हो गया, 2000 से 3600 रुपया पर क्विंटल हो गया था। तो जो धान है, धान का जो छिलका रहता है वो काफ़ी चेंज हो गया, ब्लैक हो गया जैसे ही पानी गिरा। तो
ट्रेडर्स रिड्यूस द रेट सीइंग दिस, और जैसे ही किसानों ट्रेडर लोगों ने ये सब देखा तो अपने दाम को इन्होंने गिरा दिया। इवन दाउ द ग्रेन इज परफेक्ट, भले ही आपके अंदर का जो बीज है, धान के अंदर जो चावल है वो परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको दाम सही नहीं मिल रहा है। मैनी प्लांट्स है फॉलन, कई सारे पौधे जो हैं धान के वो गिर गए हैं, और इसी के चलते चलते हमारा जो प्रोडक्शन है ना इस बार फिर से मार खा गया। एवरेज की यदि हम बात करें, हम यूज़ करते हैं 70 मन। 70 मन मतलब 1 मन 40 किलो के बराबर होता है। 70 मन ऑफ पेडी फ्रॉम एन एकड़, 1 एकड़ में कितना लग जाता है आपको, सच्चों के 28,280 लगभग लगभग 2800 किलो लग जाता है इसमें। 70 मन खेती ये करते हैं, 70 मन की ज़रूरत पड़ती है उनको यदि 1 हेक्टेयर में बोना है। ये क्या हो गया है, 50 से 55 मन हो गया है पर एकड़ आफ्टर द रेंस। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर 70 मन होना चाहिए था प्रोडक्शन, वो हो रहा कितना, 50 से 55 मन प्रोडक्शन ये दे पा रहे हैं 1 एकड़ में। इसका प्रोडक्शन कितना घट गया। धान की कुछ वैरायटी हैं जैसे कि पूसा बासमती, इसको डेवलप किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। लगभग जैसे कि इसके नाम बताए जाते हैं 1509, 1692, 1718, इनका कल्टीवेशन किया जाता है इस एरिया में से। किसान लोगों का कहना है जो पूसा 1718 है मेच्योर्स ए बिट लेट, ये जो पूसा 1718 है ये थोड़ा देर से पकती है, एंड दस द लॉस इन दिस वेराइटी कुड बी हायर। अब चूंकि ये लेट पक रही है, पानी अभी भी गिरते जा रहा है, तो ज़्यादा नुकसान इसी वैरायटी को होना, लेकिन जो धान की किस्म जल्दी पक गई है उसको नुकसान हमको कम हुआ है। अब देखिए अमरजीत सिंह और उनके जो बेटे हैं ये कल्टीवेट करते हैं कॉटन 2 एकड़ के एरिया में। कहाँ पर, चित्ताना विलेज में। बताया जा रहा है इन्होंने अपने पूरे के पूरे कॉटन क्रॉप का लॉस देखा है ड्यू टू रेन एज ए पोर्शन ऑफ देयर बीटरूट एंड टोमेटो प्लांटेशन। ठीक उसी प्रकार से ये बीटरूट मतलब चुकंदर और टोमेटो के प्लांटेशन में भी नुकसान देखे। पिछली बार भी रेन ने डिस्ट्रॉय कर दी थी कॉटन को 5 एकड़ एरिया में, हमारे जो लैंड है उसका। द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन 1 एकड़ इज 25,000। 1 एकड़ में जो नुकसान हुआ हमें कितने का हुआ, 25,000 का नुकसान हुआ था। वहीं आप यदि देखोगे क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों भी प्रभावित हुई है प्रोलॉन्ग्ड शॉवर्स, मतलब कंटिन्यू जो वर्षा होते जा रही है उसके चलते चलते। ऑपरेशनल कॉस्ट की यदि हम बात करें वो बढ़ते ही जा रही है, इसके साथ साथ में 3500 पर एकड़ हो गई है। क्यों, बिकॉज ऑफ द नीड टू यूज़ मशीन, क्योंकि हम लोग मशीन का यूज़ कर रहे हैं हार्वेस्टिंग के लिए, एंड इंसेक्टिसाइड्स के लिए हम जो है दवाई छिड़क रहे हैं, पेस्ट का अटैक हो रहा है उससे बचाने के लिए। अब यहाँ से आप किसानों की डिमांड भी सुन लीजिए कि किसान आखिर सरकार से चाहते क्या है। तो जो किसान लोग हैं इस एरिया के वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आप जो है प्रॉपर सर्वे कराइए, कितना लॉस हुआ था वर्षा के चलते चलते। ऑल इंडियन किसान सभा AIKS ने कुछ प्रोटेस्ट किए हैं, कहाँ पर, सोनीपत में। डिमांड कर रहे हैं फार्मर्स के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करे सरकार। हमने कहा सरकार को कि 60,000 पर एकड़ का हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। ऑफिशियल्स मस्ट विजिट द फार्म टू कैलकुलेट द लॉस इनकर्ड। इसके अलावा AIKS के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शारदानंद सोलंकी का कहना है सरकार की तरफ से अधिकारियों को खेत तक जाना पड़ेगा और उनको अंदाज़ा लगाना, उनको आकलन करना है कि आखिर नुकसान कितना हुआ है रियल। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। काफ़ी चर्चा में ये मुद्दा रहा है, हमेशा विवाद वाला मुद्दा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड। अभी तक सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करी है। अब आने वाले टाइम में आप देखोगे हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ऐसे टाइम में इसकी सुनवाई हो सकती है? और आने वाला जो चुनाव है जिसमें
सबसे ज़्यादा फायदा चुनावी चंदे का सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है आज के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है बीजेपी को। ठीक है, सबसे ज़्यादा फायदा इसको ही होता है। अब आप एक बात समझ लीजिए, मान के चल लीजिए बीजेपी की पार्टी है। ठीक है, ये बीजेपी की पार्टी है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये क्या काम करती है, अपना खर्चा चलाने के लिए आप लोगों से चंदा मांगती है। चंदा जो मांग रही है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड बोल रहे हैं। अब बड़ी बड़ी जो कंपनी है, मान के चल लीजिए अडानी अंबानी की कोई कंपनी है। ठीक है, वो कंपनी इसको चंदा दे रही है, सबसे ज़्यादा इसी को दे रही है वो, बाकी किसी पार्टी को चंदा नहीं दे रही है। तो केवल बीजेपी को पता है कि मुझे पैसा किसने दिया है, लेकिन जनता को पता ही नहीं है कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। यदि पता चल जाता तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाने लगते कि कैसे आप उससे चंदा ले रहे हो ना, इसलिए उसके पक्ष में आप काम कर रहे हो। इस प्रकार से इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इसमें पारदर्शिता होना चाहिए, कहाँ से पैसा आया है, किसको गया है। ये तो पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन रिसीव कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि किसने दिया है, किसको दिया है। इसी के लिए इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया है कि ये इशू करेगा और इनकेस करेगा ये वाले बॉन्ड्स को। इसका मतलब ये है आपको एसबीआई के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से आप इसको खरीदेंगे। मतलब जारी कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। और यदि इन बॉन्ड के बदले में मुझे कैश लेना है तो वो काम भी कौन करता है, एसबीआई ही करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए जाते हैं बिना नाम बताए डोनर के द्वारा। जैसे मैं एक डोनर हूँ, मुझे बीजेपी को पैसा देना है तो मुझे अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 10,000 का क्या चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। इसके लिए मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वैलिड रहते हैं 15 दिन तक। जिस दिन मुझे इशू, आज के दिन यदि मुझे इशू हुआ है, आज 1 तारीख है, तो ये 15 तारीख तक वैलिड रहेंगे। 16 तारीख के बाद इनका कोई काम नहीं रह जाएगा। अब ये चूंकि एज ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया, ये आपको एक प्रकार से कर्जा दे रहे हैं कि आप चुनाव लड़ लो, हम आपको दे रहे हैं उधार पैसा। These can be bought by donors from a bank and the political party can be increase them। मतलब जो डोनर व्यक्ति है वो बैंक जाकर इनको खरीदता है। ठीक है, जैसे 1,000 रुपये आपने वहाँ जमा कर दिए तो उसके बदले में वो आपको बॉन्ड दे देगा। फिर ये बॉन्ड आप किसको दोगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दोगे। फिर पॉलिटिकल पार्टीज इस बॉन्ड को लेकर के बैंक जाएगी और उसके बदले में बैंक उनको कैश दे देंगे। ये केवल रिडीम कराए जा सकते हैं केवल एलिजिबल पार्टी के द्वारा बाय डिपॉजिटिंग द सेम इन इट्स डेसिग्नेटेड अकाउंट मेंटेन्ड विथ ए बैंक। पार्टिकुलरली बैंक अकाउंट पे ये पैसा चले जाता है पार्टी के। तो ये जो बॉन्ड होते हैं एसबीआई के द्वारा 1,000 से लेकर के 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ रुपये तक का प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं अवेलेबल रहते हैं फॉर परचेस के लिए बाय एनी सिटीजन। भारत का कोई भी नागरिक इन बॉन्ड को खरीद सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ 10 days ईच इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। तो जनवरी के महीना में, अप्रैल के महीना में, जुलाई और अक्टूबर के महीना में ही इनकी बिक्री होती है, ऐसा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा स्पेसिफाई कर दी है। तो हर महीने में 10 दिन ही इनकी बिक्री होती है। यदि हम इसकी योग्यता की बात करें, केवल ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951। इसके साथ साथ में जिसने सिक्योर कर लिया है नॉट लेस देन 1% से कम वोट नहीं होना चाहिए। कहाँ पर, लास्ट जो आम चुनाव हुए थे वहाँ पर, हाउस ऑफ द पीपुल और लेजिस्लेटिव असेंबली आर एलिजिबल टू रिसीव दिस इलेक्टोरल बॉन्ड। इसके लिए एक तो आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। दूसरे नंबर की बात यह है, आपको 1% से कम वोट हासिल नहीं करना, आपको ज़्यादा ही वोट हासिल करना है। कहाँ पर, हाउस ऑफ पीपुल्स में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में।
इसकी आलोचना किस प्रकार से होती है आप इसको समझ लीजिए। देखिए, अब चूंकि जो एसबीआई है, ठीक है, ये जो एसबीआई बैंक है ये सरकारी बैंक है। इसका मतलब ये हो गया गवर्नमेंट को पता रहता है कि किसने हमें चंदा दिया है। यदि पता चला कि कोई कंपनी है ABC, ये कंपनी ने हमको चंदा नहीं दी है, इसने कम चंदा दी है, तो एक काम करो इसको पनिशमेंट देते। हमारी नीतियाँ इस प्रकार से रहेंगी कि हम इसको प्रॉफिट नहीं पहुंचाने वाले हैं। इस टाइप की नीति का निर्धारण गवर्नमेंट कर सकती है, इसलिए सबसे ज़्यादा आलोचना चुनावी बॉन्ड की होते रहती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी को किस प्रकार से खतरा पहुंचता है इसको आप समझ लीजिए। चूंकि फाइनेंस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट किया गया था, यूनियन गवर्नमेंट को छूट मिल गई है। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड पॉलिटिकल पार्टीज। केंद्र सरकार ने पॉलिटिकल पार्टी को छूट दे दी है कि आप डिस्क्लोज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डोनेशंस रिसीव्ड थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपकी कमाई कितनी हुई है इसको आप मत बताइए। इसका मतलब ये हो गया, यदि आप अपनी कमाई को शो नहीं कर रहे हैं तो आपको टैक्स से भी एग्जेम्पशन मिल गया है। इसका मतलब ये हो गया, वोटर्स विल नॉट नो विच इंडिविजुअल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फंडेड विच पार्टी एंड टू व्हाट एक्सटेंट। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ को देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो आप पैसे की कमाई कर रहे हो क्या वो ट्रांसपेरेंट है? इसका जवाब केंद्र सरकार से उन्होंने मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे के दिन केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, क्या ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम चल रहा है ये रिवील्स करता है सोर्स ऑफ मनी पम्प्ड इन टू फंड पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो पैसा आ रहा है, क्या जनता को इसकी जानकारी मिल पा रही है? क्या ये एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट है? तो ये इसमें पारदर्शिता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कहता है। वहीं यदि हम बात कर ले सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है, तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है इसके लिए जो हम मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं मनी को प्राप्त करने के लिए वो एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट है। मतलब सरकार कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को इससे फ़ायदा हो रहा है तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट एनी अनअकाउंटेड मनी इन टू से दैट दिस दिस अफेक्ट डेमोक्रेसी एंड मे नॉट होल्ड वाटर। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं यूएपीए कानून से संबंधित। मूल रूप से देखा जाए तो यूएपीए को वर्ष 1967 में लागू किया गया था। इसको 2004 और 2008 में आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में इसमें कुछ संशोधन किया गया। अगस्त 2019 में संसद ने कुछ आधारों पर व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए यूएपीए संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दी थी। तो आतंकवाद से संबंधित जितने भी अपराध हैं उनसे निपटने के लिए कानून नॉर्मल प्रक्रिया से अलग है। इसके नियम सामान्य अपराधों के नियम से भी अलग बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि कार्यवाही एकदम फटाफट होना चाहिए। लेकिन इसी चक्कर में क्या होता है, इस कानून को आम नागरिक के ऊपर यूज़ कर लिया जाता है, पत्रकारों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, प्रोटेस्टर के ऊपर, पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी के ऊपर, और यूएपीए लगा दिया जाता है ताकि उसको जमानत ही ना मिले, जेल में वो सड़ते रहे। तो मतलब इसमें जो अपराधी है, संविधान ने जो उनको सुरक्षा के उपाय दिए हैं उनको कम कर देता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम एनसीआरबी कहते हैं, एक प्रकाशित रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है 2016 और 2019 के बीच में जिस अवधि के लिए यूएपीए के आंकड़े इसने जारी करा था, यूएपीए की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत 4,232 केस दर्ज करे गए, जिसमें 112 मामले में ही लोगों को सज़ा मिली। इसका मतलब ये है इतने जो 4,000 आपके जो केस थे, ठीक है, ये 4,000 केस पुलिस ने फर्जी दायर करी, गवर्नमेंट ने फर्जी दायर करी, लोगों को फंसाने, धमकाने, डराने, उनकी आवाज़ बंद कराने के लिए ऐसा किया गया। तो यूएपीए के अंतर्गत
लगातार रिपोर्ट दर्ज हो रही हैं। इससे ये पता चलता है कि भारत में अतीत में अन्य आतंकवाद विरोधी कानूनों जैसे कि पोटा, टाडा की तरह इसका भी अक्सर दुरुपयोग किया जा रहा है। यूएपीए का आखिर मिसयूज़ होता कैसे? पहले नंबर की बात यह है, इसमें क्लियरली आपको बताया नहीं गया है कि कौन कौन से काम आएंगे यूएपीए के अंतर्गत। मतलब इसकी जो परिभाषा है वो क्लियर नहीं है। कौन सी जो है आतंकवादी गतिविधियों में कौन से काम शामिल किए जाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस अलग कहता है और भारत कुछ और बोलता है। और भी कुछ कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि जमानत देने से इसमें इनकार कर दिया जाता है। यूएपीए के साथ सबसे बड़ी समस्या इसकी धारा 43D(5) है। यदि पुलिस किसी व्यक्ति के ऊपर यूएपीए के अंतर्गत केस दर्ज करती है और ये मानने के लिए उसके पास उचित आधार है कि प्रथम दृष्टया आरोप सही है, तो व्यक्ति को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। जबकि जमानत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा गारंटी देती है। लंबित मुद्दे, भारत में न्याय वितरण प्रणाली की स्थिति अभी आप देखोगे तो लंबित मुकदमे की जो दर है औसतन 95.5% है। इसका मतलब ये हो गया है हर साल 5% से कम मामलों में मुकदमा पूरा चलता है, जिस कारण आरोपियों को लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ता है, क्योंकि इनकी सुनवाई ही नहीं हो पा रही है और ये इनको जमानत नहीं मिल पा रही, इसलिए वो जेल में भरे रहेंगे। इसके अलावा इसके साथ में समस्या ये है, देखिए संघवाद क्या कहता है भाई, सब्जेक्ट हम बांट दिए हैं, केंद्र सरकार इसमें कानून बनाएगी, पुलिस इसमें कानून बनाएगी। तो पुलिस भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं ये संघीय ढांचा के खिलाफ है, क्योंकि ये आतंकवाद के मामले में राज्य पुलिस के अधिकार की उपेक्षा करता है। अब न्यूज़ आप देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, फॉर्मर प्रोफेसर रहे हैं, यूएपीए में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 8 साल के बाद हाई कोर्ट ने इनको बरी किया है। अब आप सोचिए, बेचारा 8 साल तक जेल में रहा है, तब जा कर के उसको बरी किया गया है। इसीलिए तो इसकी इतनी ज़्यादा आलोचना होती रहती है इस कानून की। इसके बाद वाली न्यूज़ देखने वाले हम विश्व के लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट A380 के बारे में। ये उतरा है कहाँ पर? बेंगलुरु में। विश्व का लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है एयरबस A380 मेड इट्स माइडन टचडाउन केम्पेगुड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे। एमिरात फ्लाइट AK-562 जो कि लेकर के आयात कैरी कर रहा था 224 पैसेंजर को, कहाँ से? दुबई से। इसने लैंड किया है कहाँ पर? कियास सेकंड रनवे में। ये एक स्पेशल फ्लाइट रही थी अहेड ऑफ ए लॉन्च ऑफ इट्स शेड्यूल्ड 380 सर्विसेज दैट विल कमेंस फ्रॉम अक्टूबर 30। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। इंडिया जो है सीरियस कैटेगरी में आया है, इसकी रैंकिंग आई है 107वें नंबर की। अब ऐसे कुछ रैंकिंग है, जैसे कि श्रीलंका को 64वां स्थान, नेपाल को 81, बांग्लादेश को 84, पाकिस्तान को 99। अफगानिस्तान केवल ऐसा साउथ एशियन कंट्री है दैट लैग्स बिहाइंड इंडिया इन द लिस्टिंग। केवल इंडिया से पीछे कौन है? अफगानिस्तान पीछे है। अब आप देख लीजिए, इसका जो नंबर आपको दिया जा रहा है, इंडिया को स्कोर मिला है 29.1। कब? 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये किस में चले जाता है? सीरियस की कैटेगरी में चल जा रहा है, हंगर के मीटर में। इसने रैंकिंग प्राप्त किया है 107 की। टोटल 121 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मतलब कि बिलो है किसके? रवांडा एंड इथोपिया। रवांडा को 102 नंबर मिला है। इसके अलावा नाइजीरिया को 103 मिला है, 104 इथोपिया को है, 105 रिपब्लिक ऑफ कांगो को है, सूडान है 106, फिर इंडिया है 107, जाम्बिया को मिला है 108, अफगानिस्तान को 109,
और 110 मिला है तिमोर लीस्ट को। मतलब आप सोच लीजिए, रवांडा, नाइजीरिया, इथोपिया, इनसे भी ज़्यादा हालत ख़राब है इंडिया की। ये जो मीटर है 9.9 मिला है, 9.9 से कम अंक यदि आपको मिल रहे हैं मतलब कि लो कैटेगरी में आए हो आप। मॉडरेट किसको बोलेंगे? 10 से 19.9। सीरियस किसको बोलेंगे? 20 से लेकर के 34। 35 से लेकर के 49 मतलब अलार्मिंग कंडीशन है, और 50 के बराबर है या फिर 50 से अधिक है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग वाली कंडीशन है। लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग। तो इंडिया को रैंकिंग मिली है 107वें नंबर की 121 कंट्रीज में से। किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, in which it fares worse than all countries in South Asia bearing war-torn अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो युद्ध से प्रभावित देश है, इसको छोड़कर के यदि आप देखोगे तो सबसे खराब कंडीशन है इंडिया की एशिया में। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल है जो कि मेजरमेंट करता है, ट्रैक करता है भुखमरी को ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पर। जीएचआई स्कोर जो होते हैं वो बेस्ड रहते हैं वैल्यूज़ ऑफ 4 कंपोनेंट इंडिकेटर। इसमें 4 कंपोनेंट इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड की स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ पाना, चाइल्ड वास्टिंग मतलब उसके वजन बढ़ते जाना, चाइल्ड मॉर्टेलिटी कैसे रही है। तो जो कंट्री है उनको डिवाइड कर दिया जाता है 5 कैटेगरी में, ठीक है, स्कोर के हिसाब से। लो, मॉडरेट, सीरियस और अलार्मिंग, तथा सबसे लास्ट में जाता है एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो इंडिकेटर की जो वैल्यू है उसी पर आधारित, ठीक है, जीएचआई स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है ऑन ए 100 पॉइंट स्केल रिफ्लेक्टिंग द सीवियरिटी ऑफ हंगर, जहाँ पर 0 कहता है बेस्ट स्कोर और 100 कहता है एकदम वर्स्ट। मतलब 0 कह रहा बेस्ट स्कोर का मतलब क्या है? वहाँ पर भुखमरी कम है या नहीं है। 100 कह रहा है एकदम बेकार। इंडिया का जो स्कोर रहा है 29.1 है, प्लेसेस इट इन द सीरियस कैटेगरी। भारत को सीरियस कैटेगरी में इस स्कोर ने डाल दिया है। इंडिया जो है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी पीछे रहा है। अफगानिस्तान बस हमसे थोड़ा सा आगे है। यदि चाइना की बात करें तो चाइना उन कंट्रीज में शामिल है जो कि कलेक्टिव रूप से रैंकिंग इसको मिली है 1 और 17, हैविंग ए स्कोर ऑफ लेस देन 5, मतलब 5 से इसका स्कोर कम रहा है। इंडिया का जो चाइल्ड वास्टिंग रेट है, मतलब वजन कम होना हाइट के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड वास्टिंग रेट। कितना है? 19.3% है। ये बहुत ख़राब माना जाता है, जो कि 2014 में रिकॉर्ड किया गया था 15.1%। और यहाँ तक कि सन 2000 में 17.15 रिकॉर्ड किया गया था, और ये बढ़ते बढ़ते आज देखो 19.3% हो गया, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये जो है हाईएस्ट माना जा रहा है किसी भी कंट्री के लिए पूरे विश्व में, एंड derives up the region's average owing to India's large population। वहीं हम यदि बात करें अंडर नरिशमेंट की, मतलब कि कुपोषण की बात करें, विच इज़ ए मेजर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन फेसिंग क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी एनर्जी इनटेक। आप कितनी डाइटरी एनर्जी इनटेक ले पा रहे हैं उस हिसाब से अंडर नरिशमेंट को तुलना किया जाता है। ये बढ़ते ही जा रहा है हमारे देश में। 14.6% था 2018 से 20 में, 16.3% हो गया है 19 से 2021 के बीच में। इसका मतलब 224 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि अंडर नरिशमेंट के अंतर्गत आते हैं, अंडर नरिश्ड, ठीक है, जिसको बोलते हैं कुपोषण के शिकार। लेकिन इंडिया हैज़ शोन इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड स्टंटिंग। लेकिन चाइल्ड की जो स्टंटिंग है, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब हाइट नहीं बढ़ पाना है, इस मामले में यदि देखा जाए तो इसमें डिक्लाइन हमको देखने को मिला। 38% पहले था, 35% आज के टाइम में हो गया। मतलब 2014 में 38 था और 2022 में घट करके ये 35.5% हो गया। इसी के साथ साथ में बाल मृत्यु दर की बात करें, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की, विच हैज़ आल्सो ड्रॉप्ड फ्रॉम 4.6% से 3.3%।
पहले 4.6% हुआ करती थी, ये घट करके 3.3% हो गई है।